चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स देखेंगे जिन्हें आप अक्सर भूल जाते हो, ठीक है? मैं चाहती हूँ आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग, कोई ब्लंडर मिस्टेक करके मत आओ। इसीलिए जो टॉपिक्स आप ज़्यादातर भूल जाते हो उनको मैं पिकअप करके आज का वीडियो बनाई हूँ, ठीक है? तो टोटल 5 ऐसे पॉइंट्स हम देखेंगे जिनमें अक्सर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो या भूल जाते हो जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो उन पॉइंट्स को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है? चलो मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज आर बीइंग डिस्कवर्ड येट? तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कर करके आप कमेंट में उसका आंसर देने का ट्राई करो। उसके बाद वीडियो फिर से कंटिन्यू करके आप वॉच कर सकते हो। ओके, तो देखो नंबर ऑफ स्पीशीज की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज, आपके नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं वो है 1.7 से लेकर के 1.8 बिलियन तक, ठीक है? 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीशीज अब तक नोन है, यानी अब तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है, पर रॉबर्ट मे जो कि एक साइंटिस्ट हैं उनका कहना है, रॉबर्ट मे, रॉबर्ट मे, इनका कहना है कि टोटल स्पीशीज 7 बिलियन है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रॉबर्ट मे वाला 7 बिलियन था या फिर नॉर्मली जो जो था वो 7 मिलियन था। तो इस चीज को आप क्लियर कट याद रखना, रॉबर्ट मे ने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था और उन्होंने 7 मिलियन स्पीशीज बताई हैं। लेकिन नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो है आपका 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि जब तक रॉबर्ट मे का नाम ना लिया जाए तब तक आप इस वाले को करेक्ट मानोगे, 1.7 टू 1.8 बिलियन। ओके, तो ये आप याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, भूलना मत, इसे अच्छे से याद रखना। रॉबर्ट मे का है 7 बिलियन और नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1.7 या से 1.8 बिलियन के बीच में। एक और क्वेश्चन इसको घुमा के पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस ऐसे कुछ देते हैं, मैं आपको ऑप्शंस लिख के बताती हूँ, ठीक है? आपसे कहेगा टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बताओ और ऑप्शंस आपको क्या देंगे, आपको देंगे लेस देन 1.7 बिलियन, ठीक है? उसके बाद बोलेगा आपको 1.7 बिलियन, फिर आपके पास ऑप्शन होगा 1 पॉइंट मोर देन 1.7 बिलियन। 1 मिनट, मैं इसे इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा सही है ना? जस्ट अ मिनट। हम्म, आपको पूछा जाएगा कि मोर देन 1.7 बिलियन, ठीक है? इस तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखो 1.7 से 1.8 तक है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? आपका करेक्ट आंसर जाएगा मोर देन 1.7 बिलियन। इसी तरह 1.8 करके पूछ सकता है, तो आपका तब आंसर जाएगा लेस देन 1.8 बिलियन, है ना? इस तरह से आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान रखना और उनको उनमें गलती करके मत आना। ये हमारा हो गया पहला चीज, नंबर ऑफ स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं इसको इरेज करके दूसरा बताती हूँ, ठीक है? दूसरा पॉइंट, आज हम टोटल 5 ऐसे तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहला तो हम कवर कर चुके हैं, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं अब। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट है आपका एम्ब्रियो सैक। दूसरा पॉइंट क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो एम्ब्रियो सैक का मैं आपको एक बार डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये 3 ऊपर की तरफ सेल्स होते हैं, इनको कहा जाता है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ठीक है? और 3 नीचे की तरफ होते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग डिजाइन में होते हैं। एक इनमें अलग होता है, इसको कहा जाता है एग सेल, और बाकी के दोनों को हम कहते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स।
ओके। और बीच में क्या होती है? बीच में होती है पोलर न्यूक्लियाई। बीच में होती है आपकी पोलर न्यूक्लियाई। ये है पोलर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस अगर हम गिनेंगे तो 3 ऊपर सेल्स हैं, ठीक है, 3 नीचे सेल्स हैं। 3 3 6, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। तो 3 ऊपर न्यूक्लियस, 3 नीचे न्यूक्लियस और बीच में 2 न्यूक्लियस। टोटल कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस हैं। 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। और सेल्स कितने हैं? सेल गिन लेते हैं। 3 एंटीपोडल आपको दिख रहे हैं, एक एग सेल दिख रहा है, टोटल 4, 2 आपको सिनर्जिड्स दिख रहे हैं 6, और एक ये पूरा सेल, जो पूरा सेल बचा जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं, वो पूरा सेल भी एक सेल कहलाता है। तो टोटल कितने सेल? 7 सेल्स। तो ये आपको बार बार कंफ्यूज करता है कि 7 न्यूक्लियस थे कि 7 सेल्स थे। तो आपको याद रखना है 7 सेल्स हैं, 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका की पॉइंट है, इसको याद रखना इसी ऑर्डर में, 8 न्यूक्लियस 7 सेल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th की बायोलॉजी से दे रखा है। चलो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो आप भूल सकते हो उसको मैं बता देती हूँ, ठीक है। मैं इसे इरेज कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए। आप इनको नोट कर लिया करो। देखो, मिस्टेक बुक आप जरूर बनाया करो, ठीक है। जहां जहां आपसे मिस्टेक होती है, जो जो चीज आप भूलते हो, उसको 1 2 दिन पहले जरूर रिवाइज करके जाया करो। तभी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत रिवीजन तो आपको करना ही चाहिए, है ना। क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए अपने पास कंटेंट रखो, कि जो चीज आप भूल जाते हो उसको लास्ट टाइम रिवाइज करके जाओ, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ। तीसरा पॉइंट है, आपने सुना होगा जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी एंड एक होता है आपका जीनोगैमी। इन दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है और ऐसे हम भूल जाते हैं, ठीक है। जिटोनोगैमी क्या होता है और जीनोगैमी क्या होता है? ये एक तरह की पॉलिनेशन है ना। जैसे कि 3 तरह की पॉलिनेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जिटोनोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी। ऑटोगैमी तो सबको पता है कि अपने ही फ्लावर का स्टिग्मा से, सॉरी, अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन अगर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बात तो परे रख देते हैं, वो हमें याद रहता है। भूलते किसमें है? जिटोनोगैमी और जीनोगैमी में, ठीक है। जिटोनोगैमी क्या है? पहले वाले की अगर मैं बात करूं, पहला वाला जिटोनोगैमी, ठीक है, जस्ट अ मिनट। जिटोनोगैमी की अगर मैं बात करूं तो जिटोनोगैमी में क्या होता है? एक ही पौधा है, पौधा एक ही है, लेकिन फ्लावर 2 हैं, ठीक है, फ्लावर 2 हैं। और एक ही पौधे के फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जस्ट अ मिनट, एक ही पौधे के फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दूसरे पौधे तक जाते हैं, दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, नॉट दूसरे पौधे। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है, लेकिन क्या ये जेनेटिकली डिफरेंट है? नहीं, जेनेटिकली सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं। तो इस केस के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटोनोगैमी, ठीक है। प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, यानी कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन पे जा रहा है, पर वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं। तो ऐसे केस वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटोनोगैमी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो आपका जीनोगैमी है, जीनोगैमी क्या होता है? जीनोगैमी मतलब होता है कि 2 अलग अलग पौधे हैं और उन दोनों के अलग अलग फ्लावर हैं, और उन दोनों के बीच जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उस चीज को हम कहते हैं जीनोगैमी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनेटिकली डिफरेंट तरह के सीड्स कब बनेंगे, ठीक है, ऑटोगैमी में, जिटोनोगैमी या जीनोगैमी में? तो आप कहोगे जीनोगैमी में, क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंट किस में आ रहा है? जीनोगैमी में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बाहर से देखने में, यानी कि फिजियोलॉजिकली बाहर से देखने में, ठीक है, फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी कि 2 डिफरेंट फ्लावर किस में यूज हो रहे हैं? तो आप कहोगे जीनोगैमी प्लस जिटोनोगैमी, दोनों में, क्योंकि बाहर से देखने में तो दोनों क्रॉस पॉलिनेशन लगते हैं, दोनों में 2 2 फ्लावर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जेनेटिकली वेरिएबिलिटी किस में आती है? आपकी जीनोगैमी में आती है, जिटोनो में नहीं आती। इस तरह के घुमा घुमा कर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना एक बार। कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट कवर अप हो गया, ठीक है। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस,
स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है और स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है? स्पर्मिएशन, ये दोनों टर्म अगेन आपको कंफ्यूज करते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट है। ये दोनों टर्म अगेन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्या है इन दोनों का मतलब, हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पर्मियोजेनेसिस की, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, इसका मतलब होता है जेनेसिस यानी कि बनना। क्या बनना? ये बनना, इस पर जो आपके अनमेच्योर स्पर्म होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, अनमेच्योर स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स से जब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ आपका, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatids into स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्पर्म स्पर्मेटोजोआ दोनों एक ही चीज है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ जनरली हम तब कहते हैं जब सिंगल स्पर्म की बात हो रही हो। ठीक है, तो जेनेसिस मतलब होता है बनना, यानी कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो ये जो स्पर्मेटोजोआ बना है ना, वो सर्टोली सेल में, एक सर्टोली सेल होती है आपके टेस्टिस में जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजोआ कहाँ जाता है? सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, यानी उसमें धस जाता है। स्पर्मेटोजोआ का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल में धस जाता है और वहां से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद इसके बाद की स्टेप होती है आपकी स्पर्मिएशन, यानी जब ये धसा हुआ स्पर्मेटोजोआ बाहर निकल जाए सर्टोली सेल से ताकि वो रिलीज होने के कैपेबल हो जाए, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, यानी कि रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं आपके लिए, रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल्स क्या काम करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं स्पर्म को। यही दोनों में फर्क है। जेनेसिस मतलब बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, और आपका स्पर्मिएशन मतलब होता है कि स्पर्म का बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाना एक तरह से, यानी रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, आप इन सारी चीजों को नोट कर लो। ठीक है, तब तक मैं पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ती हूँ और इन सबको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट। एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, पांचवा, जो कि अगेन आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन में आपने आईयूडी का नाम सुना होगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, आईयूडी का नाम बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। आईयूडी मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कई तरह की होती हैं। कुछ होती हैं कॉपर रिलीजिंग, कुछ होती है हार्मोन रिलीजिंग, कुछ नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग वाले में और आपके हार्मोन रिलीजिंग में एक एग्जांपल में आप कंफ्यूज होते हो। वो एग्जांपल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक एग्जांपल है आपका मल्टी लोड 375। ठीक है, मल्टी लोड 375, और दूसरा एग्जांपल है आपका LNG20। ये दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हार्मोन रिलीजिंग है और कौन सा आपका कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है, तो इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। देखो, जो आपका मल्टीलोड 375 है वो है आपका कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग है। और जो आपका LNG20 है वो क्या है? वो है आपका हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, ये क्या है? हार्मोन रिलीजिंग। किसी भी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो CM। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, M फॉर मल्टीलोड 375, यानी कि CM। ओके, कॉपर रिलीजिंग वाला मल्टीलोड 375 है।
और भी इसके एग्जाम्पल है, कॉपर टी, कॉपर साइन, पर वो आपको याद रहते हैं। मैं उन टॉपिक्स को पिकअप करती हूँ जो आप भूल जाते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक होती है, आते हुए भी जब आप गलती करते हो तब बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, 5 पॉइंट्स मैंने आपको याद करा दिए। जितने भी मैं इधर वीडियोस बना रही हूँ, प्लीज उन्हें देख के जाना, अगर आप अपना नेगेटिव मार्किंग नहीं करना चाहते हो तो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे नए टॉपिक्स के साथ। ओके।